आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम खुशबू कुमार है और आप सुन रहे हैं आज का दिन पॉडकास्ट। देश में आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। जानेंगे क्यों इसे भाजपा और इंडिया अलायंस के बीच का वार्म अप मैच कहा जा रहा है और किन सीटों पर है बड़ी टक्कर। वोट बैंक के बाद बात पार्टियों की नोट बैंक के बारे में भी होगी, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट आई है। जानेंगे एक साल में कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा संपत्ति जुटाई है और किन नियमों का पार्टी उल्लंघन करती है। और एशिया कप में भारत ने अपने दूसरे मैच में नेपाल को 10 विकेट से हरा दिया है। बताएंगे सुपर 4 में पहुंच चुके भारत के लिए कैसे असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे पहले शुभम तिवारी से सुनिए 60 सेकंड्स हेडलाइंस। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज केरल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड की एक और त्रिपुरा की 2 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप से मिलेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे INDIA गठबंधन के सांसदों से करेंगे चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 75 विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से करेंगे सम्मानित। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एडिटर्स गिल्ड के खिलाफ दर्ज कराई FIR, राज्य में हिंसा और झगड़ा फैलाने के आरोप। सूर्य मिशन आदित्य L1 ने दूसरी बार बदली अपनी ऑर्बिट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ऑर्बिट में अब अगला बदलाव 10 सितंबर 2023 को सुबह 2:30 बजे किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन कोरोना पॉजिटिव हुई। 2 दिन बाद G20 समिट के लिए भारत आने वाली थीं। और भारत एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचा, नेपाल को 10 विकेट से हराया। रोहित शर्मा और सुमन गिल ने 147 रन की पार्टनरशिप की। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बहस छिड़ी है। संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। देश में कब लागू होगा, कैसे लागू होगा या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन आज देश के 6 राज्यों में 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। त्रिपुरा के 2, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और झारखंड के 1-1 सीटों पर ये चुनाव होंगे। 8 सितंबर को वोटों की गिनती होगी। वैसे तो ये सभी चुनाव अहम हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों की नज़र से उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट के चुनाव पर नज़र टिकी है। इस उपचुनाव को NDA बनाम इंडिया ब्लॉक के चश्मे से देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने की वजह से घोसी विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इस लड़ाई में भाजपा के टिकट पर दारा सिंह चौहान और सपा के टिकट पर सुधाकर सिंह ने ताल ठोका है। यूपी के इस उपचुनाव को बहुजन समाजवादी पार्टी ने दूर से देखने का फैसला लिया है। आखिरी वक्त तक भाजपा और सपा के नेताओं ने घोसी में अपना पूरा दमखम दिखाया है। तो इस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जिन सभी सीटों पर चुनाव होने हैं उस पर हमने बात की इंडिया टुडे मैगजीन में डिप्टी एडिटर अनिलेश S महाजन से। देखिए, ऐसा है, तकरीबन 2 सीटें हैं त्रिपुरा में, 1 सीट है केरला में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, जहां पे आज बाईपोल होने जा रहा है। और हर सीट की अपनी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है। और केरला में जैसे ओमन चांडी जी का देहांत हो गया था, तो वहाँ पे कांग्रेस लेड जो अलायंस है, वहाँ पे इसको UDF कहते हैं, उसने ओमन चांडी जी के बेटे को टिकट दिया है। और वहाँ पे उनका जो मुकाबला है वो लेफ्ट पार्टी के अलायंस के साथ है। इसी तरीके से जो झारखंड है, वहाँ पे जो रूलिंग अलायंस है, उसके JMM के मंत्री थे, उनके देहांत के बाद हुआ है, तो उनकी पत्नी वहाँ पे कॉन्टेस्ट में है। इसी तरीके से त्रिपुरा में प्रतिमा भौमिक, क्योंकि उनको राज्यसभा में लाया गया है, और शमसुल हक जो वहाँ पे एक पुराने कम्युनिस्ट लीडर थे, उनका देहांत हो गया, तो 2 सीटें वहाँ हैं। और ये बॉक्स नगर जो है वो बड़ी त्रिपुरा की जो वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स है उसमें से आता है, और वहाँ पे कॉन्टेस्ट है। इसी तरीके से जिस को इंडिया ब्लॉक के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बोला जा रहा है, घोसी सीट जो उत्तर प्रदेश में है, जहां से ड्रामेटिकली दारा सिंह चौहान वापस बीजेपी में चले गए समाजवादी पार्टी से, तो उन्होंने इस्तीफा दिया है और अपने पार्टी को चेंज करने के बाद सिंबल बदल के वो कॉन्टेस्ट में उतरे हैं। और इसी तरीके से वेस्ट बंगाल है। देखिए, दारा सिंह चौहान के कॉन्टेस्ट को समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक का टेस्टिंग ग्राउंड बना रही है। और उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में देखेंगे
तो जो धूपगुड़ी असेंबली सीट है वहाँ पे जो कॉन्टेस्ट है वह टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम के अलायंस से लड़ रही है, और वहाँ पे तीसरा जो धुर है वो भाजपा है। तो ये हर सीट पे जो कॉम्बिनेशन है वो बनाने की कोशिश की जा रही है जो वहाँ पे सूट करता है वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को। और वो लोकल जो कॉम्बिनेशन है, देखिए ज्यादातर जो बाइपोल होता है वो सेंटिमेंट्स के साथ चलते हैं। अनिलेश जी, यूपी के घोसी में भी आज चुनाव है, तो इसे एनडीए और इंडिया ब्लॉक की पहली लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है, तो क्या इस उपचुनाव का कैनवस बड़ा करने की कोशिश है? डी मैं जैसे पहले बता रहा था कि ये कोई टेस्ट नहीं है, इसको समाजवादी पार्टी जानबूझ के थोड़ा कॉन्टेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप घोसी का वो एरिया को समझने की कोशिश करें तो दारा सिंह चौहान वहाँ पे डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, और ये उन्होंने बार बार साबित किया है। और वहाँ पे जो ओबीसी समाज है वो दारा सिंह चौहान के साथ चलता है। जब दारा सिंह चौहान भाजपा के साथ थे 2017 के इलेक्शन में, तब भी वो डोमिनेट कर रहे थे। जब वो वॉकआउट करके समाजवादी पार्टी में चले गए, तब भी वो डोमिनेट कर रहे थे। और उससे पहले जब वो दूसरी पार्टियों के साथ थे, तब भी वो डोमिनेट करते थे। और वो खुद ही डोमिनेट नहीं करते थे, आसपास की जो सीट्स हैं उसमें भी अपनी कम्युनिटी के वोट्स को वो मूव कराने की कोशिश करते थे, और भाजपा को काफी जो है जद्दोजहद करनी पड़ी थी। और इसीलिए समाजवादी पार्टी, क्योंकि अब उनके पास दारा सिंह चौहान नहीं है, वो भाजपा की तरफ चले गए, तो इसको एक एनडीए वर्सेस इंडिया बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि वहाँ लोकल जो माहौल बनाया जाए। और अगर आप देखेंगे वहाँ पे जो सपोर्ट है जो एक्सटेंड की गई है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के द्वारा की गई है, और उनका कोई ज्यादा जनाधार उस एरिया में है नहीं। और अगर जनाधार देखें तो वहाँ थोड़ा बहुत जो है बीएसपी का है, और कुछ और छोटे जो वहाँ लोकल दल है उनका है, तो वो तो कॉन्टेस्ट में अभी भी हैं। तो और बीएसपी वैसे भी बाइपोल लड़ती नहीं है। जैसा कि अनिलेश जी बता रहे थे कि घोसी के चुनाव को एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक बनाने की एक कोशिश है, लेकिन इस विधानसभा सीट को एक और राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इसे बाहरी और भीतरी की लड़ाई कह रहे हैं। और जब बसपा इस चुनाव से बाहर है, बावजूद वो निर्णायक भूमिका में है, कैसे? पूछा हमने लखनऊ में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिषेक से। 1-1 जो कि इंडिया गठबंधन चाहता था कि बीजेपी को एक के सामने एक रखा जाए, तो वो स्थिति यहाँ बनी हुई है। इसलिए जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि ये पहला टेस्ट है 2024 के पहले, जब इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की लड़ाई हम इसे मान सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता फिलहाल इसे लोकल स्तर पर बता रहे हैं कि ये सुधाकर और दारा सिंह की लड़ाई है, बाहरी और भीतरी की लड़ाई है, जमीनी और बाहरी की लड़ाई है। लेकिन अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव पर देखें तो ये दिखाई देता है कि ये जो घोसी का उपचुनाव है, ये एक टेस्ट केस के तौर पर है, एक लिटमस टेस्ट होने जा रहा है दोनों गठबंधनों के बीच। और सिर्फ घोसी नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। दूसरी बात यह है कि बड़ी ही कांटे की टक्कर है। जब शुरुआत में दारा सिंह चौहान ने नॉमिनेशन किया, उस वक्त उनके खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा था, और सुधाकर सिंह ने इस मुद्दे को ऐसा बनाया मानो एक दल बदलू और एक बाहरी उम्मीदवार यहाँ पर आया है। लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने भी यहाँ पर संगठन के तौर पर बहुत मेहनत, और ये चुनाव खड़ा हो गया है। बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। इसमें दोनों के अपने अपने ब्लॉक दिखाई देते हैं। मसलन मुस्लिम, यादव और ठाकुर बिरादरी एक साथ वोट करती हुई दिखती है, जबकि जो ओबीसी का ब्लॉक है, खास करके राजभर, चौहान और निषाद, ऐसी जातियां एक साथ दिखाई देती हैं। ऐसे में जो बीएसपी का वोट है वो बड़ा ही क्रूशियल है। मुसलमानों का वोट 90 से 95 हजार है, वहीं जो दलित बिरादरी है उसका वोट भी 85 से 90 हजार है। तो ये माना जा रहा है कि दलित बिरादरी में जो जाटो वोट है, या जिसे हम चमार बिरादरी कहते हैं, उसका वोट बड़ा ही क्रूशियल होने जा रहा है। मायावती के लिहाज से देखें तो मायावती बिल्कुल तटस्थ है, उन्होंने कोई औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है। लेकिन अंदर खाने ये चर्चा है कि मायावती ने तटस्थ रहने, नोटा दबाने या फिर वोट नहीं डालने की अपील बसपा के काडर ने की है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, कुमार अभिषेक और अनिलेश एस महाजन।
तो चुनाव की बातें तो हो गई, अब एक रिपोर्ट पर बात कर लेते हैं जो ये बताती है कि भारत की 8 नेशनल पार्टियों की संपत्ति एक साल के भीतर कितनी बढ़ी है। द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ये रिपोर्ट कहती है कि साल 2021-22 के भीतर 8 पार्टियों की कुल संपत्ति 8,829 करोड़ रही है। इन पार्टियों के नाम हैं भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। इसके अलावा ये रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि 5 पार्टियों के ऊपर से कर्ज का बोझ भी घटा है, जिसमें सबसे ऊपर कांग्रेस है। पिछली रिपोर्ट में जिक्र था कि कांग्रेस के ऊपर 103 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज था, जो इस साल घटकर 42 करोड़ हो गया है। और संपत्ति बढ़ने वाली लिस्ट में सबसे ऊपर भाजपा का नाम है। एक साल के भीतर पार्टी की संपत्ति 1000 करोड़ बढ़ी है। रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर संजय शर्मा से। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म उसने जो अभी अध्ययन किया है, और ये संस्था है जो इलेक्शन और इससे संबंधित तमाम चीजों, राजनीतिक पार्टियों के तमाम पहलुओं का अध्ययन करती है, रिसर्च करती है। इन्होंने अभी जो अपनी नई ताजा रिपोर्ट दी है उस समय सन 2020 और 21 इसमें और 21-22 इसमें मुख्यतः 8 राजनीतिक पार्टियों के आमदनी और उनकी जिम्मेदारियां यानी खर्चे का जिक्र किया है, लायबिलिटी और एसेट्स का जिक्र किया है। तो उसमें उनका ये कहना है कि 2020-21 में टोटल 7,297.618 करोड़ रुपए की संपदा इन 8 पार्टियों की है, जिसमें और अगर हम बात करें 2021-22 की तो 8,829.158 करोड़ रुपए की एसेट इन 8 पार्टियों की है, संपदा है। इसका अलग अलग ब्रेकअप करते हुए एडीआर ने यह बताया है कि बीजेपी ने अपनी जो संपत्ति है वो 2020-21 में 4,990.195 करोड़ थी, जो अब 2021-22 में 6,046 यानी 5,000 के करीब थी, जो 6,000 हो गई है, बढ़ी है। वहीं कांग्रेस की संपत्ति जहां 20-21 में 691 करोड़ थी, वहां भी 2021-22 में ये 805.68 करोड़ हो गई है, जिसमें लगभग 16.5% से ज्यादा का इजाफा है। बीएसपी के बारे में इन्होंने लिखा है कि 2020-21 में और 2021-22 के बीच इनकी संपत्ति में इसमें इजाफा नहीं, ये डिक्रीज हुई है, संपत्ति कम हुई है बीएसपी की। और इनका ये कहना है कि 2020-21 में जहां 732.80 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, वहीं 2021-22 में वो 690.71 करोड़ रुपए रह गई है। तो तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की 2020-21 में 182 करोड़ की संपत्ति थी, जो अब 21-22 में 458.10 करोड़ रुपए रह गई है, यानी इंक्रीज है 151% का। यानी सबसे ज्यादा फायदे में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दिखाई पड़ती है। संजय जी, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि राजनीतिक पार्टियों कैसे पैसे के मामलों में नियमों का उल्लंघन करती है, और कुछ इसमें सुझाव भी हैं, तो वो भी आप बता दीजिए, वो क्या है? जी हाँ, उसमें इन्होंने बोला है कि जो ऑब्जर्वेशन है एडीआर का, उसमें इन्होंने बोला कि आईसीएआई के जो गाइडलाइन है, जो डायरेक्ट पार्टी के डिक्लेरेशन और डिटेल्स, उसको लेकर इन्होंने ये कहा कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पारदर्शिता का अभाव दिखाई पड़ता है, वो पारदर्शिता होनी चाहिए। अब तो कंपनियां कॉर्पोरेट की तरह चल रही हैं, अपना पैसा मार्केट में भी लगा रही हैं ताकि जो चुनाव के और बाकी सारे खर्चे ऊपर किए जाएं। इसके अलावा जो उनकी स्थायी चल और अचल संपत्ति है वो भी रहती है, डोनेशन से बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं इनको। तो उन तमाम चीजों के बारे में ऐसा सरकार भी चाहती है, और जिस तरह से इन पर इनकम टैक्स तो नहीं लगता है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को जब अपनी डिटेल देते हैं तो इन्हें पारदर्शी होना चाहिए। लेकिन एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है, इलेक्शन कमीशन भले इस पर कुछ नहीं कहता हो या बीच बीच में इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस आती है, लेकिन एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में अध्ययन में ये पाया है कि पार्टियां इस मामले में, डिक्लेरेशन के मामले में कोताही बरतती हैं, बहुत सारी चीजें छुपा लेते हैं, यानी पारदर्शिता का अभाव रहता है। अब जैसे बहुजन समाज पार्टी है, वो पिछले 9-10 साल से अपने सालाना आय व्यय के रिकॉर्ड में लगातार ये बोलती है कि उन्हें 2,000 रुपए से ज्यादा का एकमुश्त चंदा देने वाला कोई भी नहीं मिला है, लिहाजा वो इस बारे में कुछ बता नहीं सकती है, क्योंकि उसके पास जो लिमिट है
जिससे वो एक पैसा भी ऊपर अगर चंदा मिलता है एक मुश्त किसी से तो वो डिक्लेरेशन करना पड़ता है। तो इनका ये कहना है कि उनको 20,000, पहले तो वो लिखती रही कि 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा नहीं मिल रहा है, लेकिन जब कमीशन ने ये बताया कि 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा मिलने पर भी बताना पड़ेगा, तो अब उनकी तरफ से अभी पिछले कई सालों से उसकी भी चीजें नहीं आ रही। ठीक है, और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि पार्टियों के भ्रष्टाचार को लेकर भी है, वो कैसे नियमों का इस्तेमाल कर इसे अंजाम देती हैं? इसमें भ्रष्टाचार का तो ये है कि बहुत सारी पार्टियां जो छोटी पार्टियां हैं उनका आयकर विभाग उन पर छापे मारता रहता है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हैं, क्योंकि अधिकतर पार्टियां जो चुनाव लड़ने के लोकतंत्र के नाम पर अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं वो आखिरकार सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट करने के चक्कर में रहती हैं, जिसमें उनका भी फायदा होता है, क्योंकि जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें राजनीतिक पार्टियों को किसी भी तरह का आय व्यय का स्रोत तो देते हैं लेकिन उन पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, लिहाजा वो इनकम टैक्स से मुक्त मानी जाती हैं, मुक्त रहते हैं। ऐसे में इनका एक गोरख धंधा खूब चलता है और इलेक्शन कमीशन ने जब से राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं उन्होंने इन पर अपने आते ही ऐसी पार्टियों पर शिकंजा कसा है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। वैसे संपत्ति के बारे में ये रिपोर्ट पार्टियों को मिले डोनेशन से अलग है। एडीआर की राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल अन्य सभी पार्टियों को मिले टोटल अमाउंट से 3 गुना ज़्यादा डोनेशन अकेले भाजपा को मिला था। और अब बात एशिया कप में हुए भारत नेपाल के बीच हुए मैच की। बारिश से प्रभावित इस मैच को भारत ने बड़ी आसानी से 10 विकेट से अपने नाम किया। नेपाल की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.2 ओवर्स में 230 रन पर ढेर हो गई। 231 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 2.1 ओवर में बगैर विकेट गंवाए 17 रन ही बना सकी थी। फिर बारिश की वजह से खेल रोक दिया गया। काफ़ी समय बारिश के कारण बर्बाद हुआ। फिर डकवर्थ लुइस नियम से भारत को 23 ओवर में 145 रनों का टारगेट दिया गया, जिसे रोहित शर्मा और शुभमन गिल की 74 और 67 रनों की पारी के बदौलत आसानी से हासिल कर लिया। भारत इस जीत के साथ ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गया। मैच के नतीजे पर हमने चर्चा की आज तक रेडियो के खेल पत्रकार मोहम्मद इकबाल से। इकबाल, भारत बेशक ये मैच जीत गया, लेकिन क्या आप गेंदबाजों के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं? देखिए, इस मुकाबले को 2 तरीकों से आप असेस कर सकते हैं। 2 हाफ्स में दरअसल आपको इस मुकाबले को देखना होगा। अनफॉर्चुनेटली पहले हाफ में भारत की गेंदबाजी जब बहुत अच्छी हो रही थी, कैचेस नहीं पकड़े गए, तो उससे क्या हुआ कि नेपाल को जो है एक कॉन्फिडेंस मिला, एक बल मिला कि चलो ठीक है, जीवनदान मिल रहे हैं, तो अब इन मौकों को थोड़ा भुनाना चाहिए। वरना शुरुआत में अगर आप देखेंगे, मोहम्मद शमी और सिराज दोनों ने 2 ओवर्स की गेंदबाजी के पहले 2 ओवर में 3 कैचेस ड्रॉप हुए। पहले श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, फिर विराट कोहली, और तीनों ही बड़े आसान कैचेस थे। तो मुझे लगता है कि पहले हाफ में जब गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई तो फील्डर्स का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन दूसरे हाफ में मुझे लगता है कि गेंदबाजी उस स्तर की नहीं हो पाई जिस स्तर की होनी चाहिए। जब वहां पर आपको क्रेडिट देना होगा नेपाल के बल्लेबाजों को, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की। सोमपाल कामी जिस प्रकार से उन्होंने एक बेहतरीन अर्धशतक बनाया, बल्कि अर्धशतक से वो चूक गए, दरअसल 48 रन उन्होंने बनाए। तो जो उन्होंने नीचे आकर के बैटिंग की, थोड़ी तेज बैटिंग की, भारतीय गेंदबाजों को बड़ा अच्छा खेला। देखिए, भारत की ओवरऑल अगर गेंदबाजी की बात करें तो मुझे लगता है कि उस दर्जे की गेंदबाजी नजर नहीं आई भारत की, जिस दर्जे की गेंदबाजी होनी चाहिए। क्योंकि नेपाल को अगर आप 230 रन बनवा देते हैं, ऑलमोस्ट 50 ओवर खिलवा देते हैं, तो थोड़ा सा मतलब आप संतुष्ट तो नहीं होंगे भारत जैसी गेंदबाजी से। जी, और हमने जब पिछले मैच को लेकर आपसे बातचीत की थी तो आपने बल्लेबाजी को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की थी। सीरीज में आगे अब हम पम्प्ड अप ओपनिंग पेयर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो भारतीय टीम के लिए कितनी राहत की बात होगी ये? देखिए, ऑलवेज ये होता है कि जब आप रन बनाते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस तो आता है। चाहे किसी भी ओपोजिशन के खिलाफ रन आए, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं ये रन। तो ऑब्वियसली माफ कीजिए, रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों को जो अर्धशतक उन्होंने बनाए हैं उससे कॉन्फिडेंस तो वापस आएगा। बट यहाँ अगेन बात ये भी आती है कि बड़ा फर्क होता है जब आप एक क्वालिटी बॉलिंग अटैक के खिलाफ रन बनाते हैं और जब आप नेपाल जैसे बॉलिंग अटैक के खिलाफ रन बनाते हैं।
तो फर्क तो रहेगा। और देखिए भारतीय बल्लेबाज जब 140 प्लस 150 के करीब स्पीड वाली गेंदबाजी, थोड़ी हिल रही थी गेंदबाजी, गेंद मूवमेंट कर रही थी नसीम शाह की, शाहीन शाह अफरीदी की या हारिस रऊफ की, तो वहां भारतीय बल्लेबाजी थोड़ी एक्सपोज होती हुई नजर आई। यहाँ नेपाल क्या था ना कि बहुत ही कंफर्टेबल पेस थी, कोई ज्यादा रफ्तार नहीं, स्पिनर्स की गेंदबाजी भी कुछ इतनी बहुत हाईएस्ट लेवल की नहीं थी, तो एक कंफर्टेबल मतलब कंफर्ट जोन था भारतीय बल्लेबाजों के लिए। अगर यहाँ रन नहीं करते तो फिर तो बहुत बड़ा सवाल उठ जाता। तो ठीक है, रन बनाया है, इसका कॉन्फिडेंस मिलेगा, एटलीस्ट आप थोड़ा सा रनों के बीच में है। बट अगेन मैं कहूंगा कि चैलेंजेस तो बहुत रहेंगे जब आप क्वालिटी बॉलिंग अटैक का सामना करेंगे। और अब भारत सुपर 4 में अपनी जगह बना चुका है, तो स्टेज के लिए टीम की क्या तैयारियां होनी चाहिए? देखिए सिंपल है, बेसिक्स के ऊपर भारतीय टीम को स्टिक करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो ऑपोजिशन है भारत के लिए वो ऑब्वियसली पाकिस्तान है इस टूर्नामेंट में। हालांकि श्रीलंका भी बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही है, तो ऑब्वियसली श्रीलंका की टीम भी आपको चैलेंज करेगी आने वाले मुकाबलों में। लेकिन अभी भारत का क्या है ना कि भारत को सबसे पहले तो पाकिस्तान चैलेंज करेगा, और अगला मुकाबला भारत पाकिस्तान के खिलाफ ही खेलेगा 10 तारीख को। तो आपको उस चुनौती को पार पाना होगा, और इसके बाद देखते हैं कि क्या सिनेरियोज बनते हैं। बट जो चैलेंजेस भारतीय टीम के सामने थे वही चैलेंजेस आज भी हैं। टॉप ऑर्डर रन नहीं कर रहे थे, हालांकि इस मैच में रन किया, बट नेपाल जैसे ओपोजिशन के खिलाफ बनाए हुए रन मतलब कितना मतलब इससे संतुष्ट होगा खुद टीम मैनेजमेंट ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन चैलेंजेस जो थे वही हैं, टॉप ऑर्डर को रन करने होंगे, और फिर गेंदबाजी में भी थोड़ा सा स्क्रू जो है टाइट करने की जरूरत होगी। हालांकि तब तक जसप्रीत बुमराह भी लौट आएंगे तो थोड़ी और मजबूती बॉलिंग अटैक में भी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल। भारत और पाकिस्तान अगले सीरीज के अगले राउंड में अपनी जगह बना चुके हैं। कल से सुपर 4 के मुकाबले शुरू होने हैं। फिलहाल ये फाइनल नहीं हुआ है कि ग्रुप बी से कौन सी टीमें इस राउंड में खेलेंगी। और अब वक्त हो गया है देश दुनिया के अखबारों में छपी आज की बड़ी खबरों को सुनने का। मेरे साथ शुभम तिवारी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग। नींद से पहले लैंडर की छलांग ने दुनिया को चौंकाया। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर कल दोबारा लैंडिंग की, और इसरो ने बताया कि लैंडर को 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया और फिर 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर उसे सुरक्षित लैंड करा दिया गया। इस प्रोसेस को हॉप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, और विक्रम लैंडर अब स्लीप मोड में चला जाएगा। ये दैनिक भास्कर अखबार की और इंडियन एक्सप्रेस की भी पहली खबर है। दैनिक जागरण अखबार ने उदयनिधि के बयान को कवर किया है, और इस पर अयोध्या के संत समाज की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है उसे एक बयान का जिक्र है। अयोध्या के संत हैं परमहंस आचार्य, उन्होंने नाराजगी जताई है और कहा है कि जो स्टालिन के बेटे का सिर कलम करके लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक रिपोर्ट ADR की एशियन न्यूज अखबार से मैं बता रहा हूँ, उसके अनुसार 2021-22 में 8 जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी कुल संपत्ति बढ़कर 8,829 करोड़ रुपए हो गई है, और ये साल 2020-21 में 7300 करोड़ रुपए के आसपास थी। यानी पॉलिटिकल पार्टीज की दौलत एक साल में 21% बढ़ी है। और अलग अलग पार्टियों की बात करें तो सबसे ज्यादा करीब 6,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अकेले भारतीय जनता पार्टी की है। एक साल में भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति जहां करीब 1,000 करोड़ रुपए बढ़ी है, कांग्रेस की महज 114 करोड़, तृणमूल कांग्रेस की 276 करोड़ रुपए बढ़ी है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में पढ़ रही हूँ, G20 समिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इंडिया आने वाले हैं, और इस बीच ये भी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच में बायलैटरल मीटिंग हो सकती है, और किन किन मुद्दों पर बात होगी ये अखबार ने लिखा है। तो जो बाइडेन और मोदी के टेबल पर ड्रोन सौदे पर, जेट इंजन पर, और यूक्रेन के लिए संयुक्त मानवीय सहायता, भारतीयों के लिए ज़्यादा उदार वीज़ा व्यवस्था पर जो है बातचीत होगी। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात है, सबसे बड़ी खबर भारत की भी नज़र से यही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में होने वाले G20 समिट में नहीं आएंगे। उनकी जगह चीन के प्रीमियर यानी जो प्रधानमंत्री हैं ली कियांग, वे आएंगे। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निराशा जताई है। ये समिट 9 से 10 सितंबर को भारत में होने वाली है। वहीं खबर एक डॉन अखबार के हवाले से, पाकिस्तान नेवी का एक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के ग्वादर इलाके में क्रैश हो गया, और इसमें 2 अफसरों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। ग्वादर में चीन के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और इनकी हिफाजत का जिम्मा पाकिस्तानी फौज की एक स्पेशल यूनिट के जिम्मे है।
वहीं पाकिस्तान में कल एक और अहम घटनाक्रम हुआ। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक माने जाने वाले राष्ट्रपति आरिफ अलवी को सेना ने अपने घर में ही अपने घेरे में ले लिया है। ये कदम अलवी को चुनावी तारीखें घोषित करने से रोकने के लिए उठाया गया है। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम शनिवार को हुआ, जिसकी जानकारी कई जगहों पर अलग अलग सिरे से छापी जा रही है। और अब चलते चलते जान लेते हैं 5 सितंबर का इतिहास। 1888 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था आज ही के दिन। तो आज ही का दिन था वो 1986 में, जब हाईजैक विमान में मुसाफिरों की जान बचाने के लिए भारत की बहादुर बेटी नीरजा भनोट शहीद हुई थी। उनकी वीरता के लिए भारत पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका ने भी सम्मानित किया था। भारत रत्न मदर टेरेसा का निधन आज ही के दिन 1997 में हुआ था। 1991 में भारतीय व्यंग्य रचनाकार शरद जोशी का निधन हुआ था। 1991 में ही नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो इसी जानकारी के साथ पॉडकास्ट आज का दिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे कल होगी मुलाकात। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार। एशिया कप में किसके बजेंगे 12 और किसकी होगी पौवारा, बताएंगे 12 बजे सिर्फ आज तक रेडियो पर, आपके अपने फेवरेट क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल में, मेरे यानी कुमार केशव और मोहम्मद इकबाल के साथ। बल्ला बोल।